नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए लगातार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहनें। इसके लिए हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। इसके माध्यम से हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क ही तब तक आपका बचाव करेगा जब तक वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती। तब तक ये मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि ये अगर है तो आप सुरक्षित हैं और आपके अपने सुरक्षित हैं। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, टूल किट ट्वीट करने का मामला। दरअसल रमन सिंह गिरफ्तारी देंगे, जो जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त रायपुर के सिविल थाने रमन सिंह इस वक्त पहुंच चुके हैं गिरफ्तारी देने के लिए, और बाकायदा वहां पर कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। रमन सिंह से पूछताछ इस पूरे मामले पर होनी है, क्योंकि संबित पात्रा और रमन सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई थी और खुद रमन सिंह गिरफ्तारी देने पहुंचे हैं। तो कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी, जिसके बाद रमन सिंह खुद गिरफ्तारी देने इस वक्त पहुंच चुके हैं। कई बीजेपी के नेता भी उनके साथ मौजूद हैं, उनसे पूछताछ भी होनी है। टूल किट ऐसा दस्तावेज है जो देश के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए षड्यंत्र पूर्वक अफवाह फैलाने की साजिश है। इनके नेताओं के चरित्र देखिए, क्रियाकलाप देखिए, कार्यक्रम देखिए, इनके बातचीत का तरीका देखिए। टूल किट के आधार पे इन्होंने जिसको सर्कुलेट किया था और उसमें इन्होंने देश की छवि धूमिल करने की साजिश की थी। आदित्य हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आदित्य, खुद रमन सिंह पहुंचे हैं अपनी गिरफ्तारी देने के लिए, बाकायदा बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं, उनकी आरती भी उतारी गई। जी अर्पिता, डॉक्टर रमन सिंह समेत भाजपा के जो कई बड़े नेता है, वरिष्ठ नेता है, वो सिविल लाइन थाने गिरफ्तारी देने पहुंचे। यही नहीं तो प्रदेश के जितने भी पुलिस थाने हैं वहां पर 5 की संख्या में भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो 5-5 की संख्या में जाकर अपनी गिरफ्तारी देंगे। टूल किट मामले में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 52 पुलिस थानों में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, संबित पात्रा, डॉक्टर रमन सिंह और VL संतोष के खिलाफ नॉन अवेलेबल धाराओं में 52 FIR दर्ज करवाई गई है। इसी का विरोध किया जा रहा है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस जो है टूल किट मामले में शुरुआत से षड्यंत्र रच रही है, और जब भाजपा के नेताओं ने उसके षड्यंत्र को उजागर किया तो उसके बाद अब उन पर नॉन अवेलेबल धाराओं में झूठी FIR दर्ज करवाकर ओछी राजनीति कांग्रेस कर रही है। जी अर्पिता। शुक्रिया आदित्य। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है, भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हुई। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के तीसरे डोज का ट्रायल शुरू होने जा रहा है। कोवैक्सीन के तीसरे डोज के लिए क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो रहा है। टीके की दूसरी खुराक के बाद ही तीसरा डोज दिया जाएगा। दूसरे ट्रायल में शामिल वॉलंटियर में कुछ को ये डोज दी जाएगी। बूस्टर डोज लगने वालों में ये देखा जाएगा कि कोरोना संक्रमण से बचने में इसके असर में कितनी बढ़ोतरी होती है। अभी कोवैक्सीन की 81% असरदार कोवैक्सीन को बताया गया है। रवि सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। रवि, यानी अब इसका ट्रायल शुरू हो गया, क्या दूसरे डोज के तुरंत बाद तीसरा डोज लग सकता है? देखिए, अभी जो तीसरा डोज है उसको लेकर ट्रायल आज शुरू हो रहा है, और ऐसे लोगों को ये तीसरा डोज दिया जाएगा, ट्रायल में शामिल किया जाएगा। जो दूसरे डोज के लिए जो ट्रायल में जो वॉलंटियर शामिल हुए थे, जिन लोगों को दूसरे डोज में वॉलंटियर के तौर पर शामिल किया गया था, उन लोगों को ये तीसरा डोज दिया जाएगा। और लेकिन ये देखा जाएगा, इनको मॉनिटर किया जाएगा कि इनकी जो एफिकेसी है वो कितनी ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि अभी 2 डोज के बाद ये देखा गया है कि कोवैक्सीन लेने के 2 डोज के बाद 81% असरदार होता है। लेकिन इस 81% को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश चल रही है कि अगर हम तीसरा डोज देते हैं लोगों को तो 81% से क्या बढ़कर और भी ज्यादा बढ़ता है या उतना ही रहता है। और अगर जब ये सफल होता है तो फिर ये तीसरा डोज और लोगों को, आम लोगों को देनी शुरू हो जाएगी। और ये भी देखा जाएगा कि इसको लेकर इम्यूनिटी कितनी ज्यादा बढ़ती है। ये तमाम चीजें देखी जाएगी इस ट्रायल के बाद। शुक्रिया रवि।
के कहर के बीच अब ब्लैक फंगस ने भी तबाही मचाना शुरू कर दिया है। म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस देश के अलग अलग हिस्सों में तेजी से फैल रहा है। देश में अब तक इस बीमारी से करीब 9000 लोग जूझ रहे हैं। 9000 केस दर्ज हो चुके हैं। ब्लैक फंगस के इन मामलों ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा 1500 मरीज बताए जा रहे हैं। राजस्थान में तो ब्लैक फंगस दहशत बनता जा रहा है। यहां पर अब तक 700 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। हरियाणा में ब्लैक फंगस के अब तक 421 मरीज सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में भी ब्लैक फंगस के 200 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अब तो पश्चिम बंगाल में भी ब्लैक फंगस दस्तक दे चुका है। दिल्ली के एलएनजेपी में कल ब्लैक फंगस के 15 मरीज भर्ती हुए। जीटीबी अस्पताल में ब्लैक फंगस के 41 मरीज हैं। तो जो कहर है ब्लैक फंगस का वो बढ़ता जा रहा है, इसलिए तमाम एहतियाती कदम राज्य सरकारों की तरफ से उठाए जा रहे हैं। 14 ऐसे राज्य हैं जहां पर इसका खतरा सबसे ज्यादा मंडराता नजर आ रहा है। स्थिति सबसे ज्यादा खराब महाराष्ट्र की, क्योंकि 1500 से ज्यादा केस अभी तक वहां से सामने आ चुके हैं। इसके अलावा राजस्थान में 700 केस सामने आए। उत्तर प्रदेश में 200 मरीज ब्लैक फंगस के सामने आए हैं, जिसको लेकर अब तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। भवानी हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं और साथ ही साथ भवानी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद का जल्दी से पहले रुख कर लेते हैं। भवानी, जावेद, दिल्ली में कितने केसेस अभी तक सरकार बता रही है ब्लैक फंगस के सामने आए हैं और किस तरीके के कदम अभी दिल्ली सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं? देखिए, दिल्ली में लगातार ब्लैक फंगस के मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। दिल्ली सरकार ने जो 3 केंद्र बनाए थे, जीटीबी, एलएनजेपी और एक राजीव गांधी, इन 2 अस्पतालों में कल मरीज भर्ती हुए हैं। नए मरीज ब्लैक फंगस के भर्ती हुए हैं। एलएनजेपी की अगर मैं आपको बात बताऊं तो कल यहां पर 15 नए ब्लैक फंगस के मरीज भर्ती हुए हैं। जी, अब कुल मिलाकर इस अस्पताल में 36 ब्लैक फंगस के मरीज हैं। इसी तरह जीटीबी में 41 मरीज हैं, जिसमें कई मरीज ऐसे थे जो कल भर्ती हुए। एलएनजेपी में जो कल भर्ती हुए उसमें जो बताया गया है 29 ऐसे मरीज हैं जो कोरोना पॉजिटिव रहे थे। तो ये बताता है कि जो कोरोना से ठीक भी लोग हो चुके हैं उनमें ये कितना बड़ा खतरा है। इसके अलावा जो एक क्यूमुलेटिव डाटा है वो आना बाकी है, लेकिन अगर जो आंकड़े की बात करें 200 से ज्यादा पूरी दिल्ली में ये संख्या थी परसों तक, लेकिन अभी डाटा जो नया डाटा है वो सभी अस्पतालों का नहीं आया है। तो फिलहाल दिल्ली सरकार भी अपनी तरफ से जो सेंटर हैं उन पर लगातार निगरानी बनाए हुए है। 3 सेंटर लगातार जो है वो निर्धारित किए हैं जहां ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज होगा। तो ये स्थिति दिल्ली में बनी हुई है। गायत्री, ठीक है, रहिए जरा आप साथ महाराष्ट्र की भी बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहां अब तक इस नई बीमारी के 1500 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। 90 मरीजों की मौत हो चुकी है। नागपुर में पिछले 24 घंटे में इस बीमारी के 24 नए मामले सामने आए और 3 मरीजों की मौत हुई। नागपुर में इस बीमारी के अब तक 964 केस मिल चुके हैं और 49 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं राजस्थान में ब्लैक फंगस के केस लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके बाद राज्य सरकार ने पिछले 35 दिनों में कोरोना से ठीक हुए मरीजों में ब्लैक फंगस की जांच के लिए घर घर टीम भेजने का फैसला किया। Patients who have recovered in the last 24 hours and have gone back home. Right now, our active cases in the country are 27,20,716, and you will also recall that a couple of days back we had over 37 lakh active cases in the country at a time, and this is, I think, a sustained fall from that 37 lakhs at one time to almost 27 lakhs now. Although unfortunate deaths in the country in the last 24 hours have been 4,465, with the maximum from Maharashtra 1,320, Karnataka 624, Tamil Nadu 422 and UP 231. Also, right now 16 states in the country, they currently have a very high positivity rate. They are Karnataka,
Kerala, Andhra Pradesh, West Bengal, Odisha, Rajasthan, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Goa, Manipur, Puducherry, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Nagaland, Sikkim and Lakshadweep. Then just to update you about the vaccination status in the country, till morning today, our latest data informs us that we have already given 19 crore 60 lakh 51,962 doses to our countrymen, and even today we have 1 crore 60 lakh 57,858 doses which are still available with the states to vaccinate people at this point of time. And also in the pipeline, when we say in the pipeline, it means that which are likely to be delivered in the next 2-3 days, we have another 21 lakh 8,160 doses for the states. Then, as we always brief the GOM, that till now cumulatively we have tested 33 crore 71 lakh 1,118 people in the country for COVID-19, and like last week, in spite of being a Sunday, when I said that normally on Sunday we have less number of tests, but even in the last 24 hours we tested 19 lakh 28,127 people in the country through 2,563 laboratories. And you will all recall that when we started having our GOMs in February, March last year, we had just about 1 lab in this country. डॉक्टर हर्षवर्धन को आप सुन रहे थे। उन्होंने जिस तरीके से जिक्र किया कि अब हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, प्रयत्न और है कि जो दिक्कतें ब्लैक फंगस के तौर पर चुनौतियां सामने आ रही है उससे लड़ा जाए, लेकिन कोरोना के केस कम हुए हैं जो थोड़ी राहत जरूर दे रही है। लेकिन राजस्थान में अगर हम बात करें तो वहां ब्लैक फंगस के केस लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके बाद राज्य सरकार ने पिछले 35 दिनों में कोरोना से ठीक हुए मरीजों में ब्लैक फंगस की जांच के लिए घर घर टीम भेजने का फैसला किया, जिससे मरीजों की पहचान कर वक्त पर इलाज मिल सके। राज्य में ब्लैक फंगस के 700 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें 50 मरीजों की जान बचाने के लिए आंख निकालनी पड़ी है और 100 से ज्यादा मरीजों के जबड़े निकालने पड़े। भवानी हमारे साथ मौजूद है। भवानी, किस तरीके के इंतजाम और किए जा रहे हैं, क्योंकि केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पर चिंता बढ़ा रहे हैं, और इसको लेकर किस तरीके के एहतियाती कदम अस्पतालों में भी दिख रहे हैं? देखिए, सबसे ज़रूरी राजस्थान सरकार ये कोशिश कर रही है कि पहचान की जाए कि जो नए मरीज है, जो मरीज 700 मरीज आ चुके हैं, इसके अलावा जो नए मरीज और कितने, इसकी पहचान करने के लिए पिछले 35 दिन में जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं उनकी पहचान की जा रही है। उनके इसके लिए घर घर सर्वे कराया जा रहा है कि उनमें क्या ब्लैक फंगस के लक्षण तो नहीं है, ये पहचान की जा रही है। अगर ऐसी पहचान हो जाती है तो आसान हो जाता है उनकी जान बचाना और इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं फैले उसकी रोकथाम करना। ये कोशिश सरकार की ओर से की जाए। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल जो राजस्थान में आ रही है वो आ रही इंजेक्शन को लेकर। राजस्थान सरकार ने 50,000 इंजेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगे थे, अभी तक 2700 इंजेक्शन मिले हैं, इंजेक्शन नहीं है। आप अंदाज़ा इससे लगाइए कि जोधपुर के अंदर एक दिन पहले एक मरीज़ ने ट्वीट किया था सोनू सूद को, फिल्म अभिनेता को, और उन्होंने मुंबई से 10 इंजेक्शन भेजे थे एक मरीज़ के लिए। तो लेकिन ऐसे काफ़ी मुश्किल है कि एक एक मरीज़ इंजेक्शन के लिए कहाँ से मदद मांग रहे हैं। सरकार के पास में इंजेक्शन नहीं है, तो मरीज़ भर्ती है, सब कुछ आइडेंटिफाई हो रहा, सब कुछ हो रहा, लेकिन सबसे ज़रूरी है इलाज होना, उसके लिए इंजेक्शन उपलब्ध होना। जी रही जरा आप साथ, वहीं उत्तर प्रदेश का हाल भी जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में भी ब्लैक फंगस के मरीज मिलने शुरू हुए हैं। जिले में इस नई बीमारी के 2 मरीज सामने आए। एक महिला में ब्लैक फंगस के लक्षण दिखाई दिए, जिससे महिला को उसके घर वाले आगरा के एक अस्पताल में ले गए।
जिले में ब्लैक फंगस के मरीज सामने आने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। इस नई बीमारी से निपटने के लिए प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि वक्त रहते इस बीमारी पर काबू पाया जा सके। अजीत हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत, यूपी सरकार किस तरीके से कदम उठा रही है, क्योंकि कई बार हम देख रहे हैं जो मरीज हैं वो बहुत देर से अस्पताल पहुंच रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल पा रहा है कि उनको ब्लैक फंगस से वो जूझ रहे हैं। ऐसे में क्या जागरूकता फैलाई जाएगी या लोगों तक पहुंचा जाएगा जैसे और राज्य कर रहे हैं, बाकायदा एक टीम बनाई जाए जो कोरोना से संक्रमित लोग हैं उनके घर जाएं और देखें कि कोई सिम्टम तो नहीं है? देखिए, बिल्कुल अर्पिता, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये कदम उठा लिया गया। अब से थोड़ी देर पहले हमने उत्तर प्रदेश के डीजी हेल्थ डॉक्टर देवेंद्र सिंह नेगी से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा यूपी के सभी 18 मंडलों पर कमिश्नर और एडी जो स्वास्थ्य होते हैं, अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य, उनकी अध्यक्षता में सीएमओ और जो लोकल ईएनटी विशेषज्ञ और आई सर्जन, उनको टीम में शामिल किया गया और पोस्ट कोविड या जो कमजोर हैं उनको गाँव में आशा कार्यकर्त्री के माध्यम से टेस्ट किया जा रहा है। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि हमारे पास दवाएं हैं वो हैं और इंजेक्शन भी हमारे पास उपलब्ध है। तो इस कमेटी के माध्यम से ये ट्रेस किया जा रहा है कि अगर आपको पोस्ट कोविड के बाद आपकी कमजोरी है और आपको ब्लैक फंगस हो सकता है तो उसकी पहले ही जांच की जा रही है। उस बात की कवायद उत्तर प्रदेश ने भी शुरू कर दी है। पहले महामारी घोषित किया गया और अब कमेटी गठित कर दी गई। डीजी हेल्थ ने एक बात और बताई कि जो केसेज आ जा रहे हैं ब्लैक फंगस के, उसमें ये भी बात उन्होंने कहा कि जो लोग ऑक्सीजन लगाते हैं वो पहले सैनिटाइज करें, उसमें बॉयल पानी रखें या आरओ का रखें और अच्छे से उसको धुलें, उसके बाद ही दूसरे को लगाएं। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी बीमारी, इसे कंट्रोल करना चुनौती होगी, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक केस आया है, फिरोजाबाद में आए हैं तो 2 से 3 केस, यूपी का सहारनपुर, मेरठ और लखनऊ में 136 केसेज हैं जिसमें अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। तो सरकार इस बात को लेकर काफी चिंतित है और इसीलिए डॉक्टर जो धीमान है, पीजीआई के डायरेक्टर, केजीएमयू के जो बड़े डायरेक्टर हैं, यानी ईएनटी सर्जन, आई सर्जन और न्यूरो सर्जन, यानी जब ये बीमारी आंख पे पहुंचती है और उसके बाद जब मस्तिष्क में चली जाती है तो न्यूरो सर्जन की जरूरत होती है। तो सरकार ने आई सर्जन और न्यूरो सर्जन के साथ साथ जो ईएनटी विशेषज्ञ हैं उनको इस टीम में यानी वो एहतियाती कदम राज्य सरकारों की तरफ से उठाए जा रहे हैं। आप सब रहिए और नजर बनाए रखिए। वहीं देखिए, कोरोना काल में चुनौतियों का एक सिलसिला सा चल पड़ा है। एक मुसीबत खत्म नहीं होती है कि दूसरी मुसीबत सामने आ जाती है। ब्लैक फंगस के साथ भी कुछ ऐसा ही है। इस बीमारी में भी लापरवाही की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यही वजह है कि स्वास्थ्य महकमा इस नई महामारी को लेकर न सिर्फ लोगों को जागरूक कर रहा है, बल्कि राज्य सरकारों ने भी ब्लैक फंगस से निपटने के लिए प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर लिया। क्या है ब्लैक फंगस? क्यों बड़ी है ब्लैक फंगस की चुनौती? कैसे फैलती है ये बीमारी? क्या है ब्लैक फंगस का इलाज? कोरोना काल के बीच आया ब्लैक फंगस नाम का यह शब्द भले ही नया है, लेकिन इसके खतरे की अनदेखी करना बेहद घातक है। सबसे पहले गुजरात के अहमदाबाद के उस मामले को समझते हैं जिसकी वजह से ब्लैक फंगस को हरगिज हल्के में नहीं लिया जा सकता। दरअसल जिस गुजरात में 1000 से ज्यादा लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं और 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, उसी गुजरात के अहमदाबाद में बच्चों में ब्लैक फंगस का पहला मामला मिला है। अहमदाबाद में 13 साल का बच्चा ब्लैक फंगस की चपेट में आ गया। बताया जा रहा है कि बच्चे और उसकी मां को कोरोना हुआ था। बच्चा तो कोरोना से निगेटिव आ गया, लेकिन उसकी मां की कोरोना की वजह से मौत हो गई। इस बीच बच्चे की मुसीबत उस वक्त बढ़ गई जब दांत में दर्द और सूजन की शिकायत के बाद ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई। फिलहाल बच्चे की जान बचाने के लिए डॉक्टरों को उसके एक तरफ के दांत निकालने पड़े हैं। हम अभी तक ये मानकर चल रहे थे कि म्यूकोरमाइकोसिस शायद बच्चों में नहीं होगा या बच्चों को कम से कम इतना परेशान हैरान नहीं करेगा, परंतु अभी ये पहला केस हमने देखा है, तो उससे हमारी ये धारणा भी टूट गई है कि म्यूकोरमाइकोसिस बच्चों में नहीं होगा, ये भी हमने देख लिया है। जिस तरीके से हमें एडल्ट्स के अंदर बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे थे म्यूकोरमाइकोसिस के, हमने बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी देखे, यही सारी चीज़ बच्चों में भी संभव है, ये इस केस ने साबित कर दिया है। इस बीमारी के खतरे को भी समझिए। किसी मरीज की आंख निकालने की नौबत आ रही है तो किसी के चेहरे के हिस्से को अलग करना पड़ रहा है, तो किसी मरीज के सामने कोई दूसरी चुनौती पेश आ रही है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखकर फंगल इन्फेक्शन रोकने के लिए कदम उठाने को कहा है।
स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा गया है कि वो इन्फेक्शन को रोकने और उससे बचाव के लिए अपनी तैयारियों की समीक्षा करें। साथ ही अस्पतालों में सफाई और सैनिटाइजेशन की समीक्षा करें। चिट्ठी में सभी राज्य सरकारों से कहा गया है कि एक हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी बनाई जाए और संस्था के हेड को इसका अध्यक्ष बनाया जाए। इन्फेक्शन के बचाव और कंट्रोल के लिए एक नोडल ऑफिसर बनाने का भी सुझाव दिया गया है, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट या सीनियर इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स हो सकती है। इसके अलावा हॉस्पिटल में इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल प्रोग्राम बनाने और उसे लागू करने के लिए भी कहा गया है। ब्लैक फंगस के इलाज की कई दवाइयां बहुत ज्यादा महंगी हैं, इसलिए केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के गरीबों को वित्तीय मदद का ऐलान किया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री ने ट्वीट किया कि इन समुदायों से जुड़े सालाना 3 लाख से कम आमदनी वालों को इलाज में 1 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि इस बीमारी का कोरोना से कोई लेना देना नहीं है, न ही कोरोना की वजह से ये बीमारी पैदा हुई है। ब्लैक फंगस बिल्कुल ऐसी बीमारी है जो कि पहले भी होती रही है, जब कोविड था ही नहीं तब भी होती रही है। और उसमें जो मैं कहूँगा मेडिकल स्टूडेंट्स को जो पढ़ाया जाता है कि ये बीमारी डायबिटीज़ में होती है, और जब डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड होता है तब खासकर होता है। म्यूकरमाइकोसिस के लिए इससे पहले भी हमने स्टेट्स को कहा है कि उसको एक नोटिफाइबल डिजीज के रूप में नोटिफाई किया जाए। साथ ही पिछली बार मैंने आप लोगों को बताया था कि हम जो ओवरऑल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम केसेस को या स्टेटस को मॉनिटर करने में स्टेट से सहायता लेते हैं, वहां पर वह रेलेवेंट फॉर्म्स भी पुट इन कर दिए गए हैं, जिसमें कि स्टेट्स वह डिटेल्स नोटिफाई करने के बाद फील्ड स्थाई पर लेते हुए हमें बता पाएं कि कितने केसेस आए हैं। वह कल ही किया गया है और स्टेट्स उस पर अपना डेटा भरना शुरू करेंगे। उधर यूपी सरकार का दावा है कि राज्य में ब्लैक फंगस से निपटने के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहां पीजीआई डायरेक्टर की अध्यक्षता में डॉक्टरों की एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। बहुत लंबा स्टेरॉइड देने से ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस आप जो देख रहे हैं, इस तरीके का कोरोना नेगेटिव होने के बाद इस तरीके की इन्फेक्शन बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, ऐसे लोगों में ब्लैक फंगस के संक्रमण का ज़्यादा खतरा रहता है, तो ऐसे लोगों का विशेष ध्यान रखा जाए। और जो ओरली जो लोग मार्केट से ऐसे ले रहे हैं, उनको के लिए कहना है कि जब तक कोई चिकित्सक एडवाइस न करे तब तक जो है कॉर्टिसोन वो न लिया जाए। दरअसल ब्लैक फंगस एक ऐसी बीमारी है जिसके शुरुआती लक्षणों की अनदेखी करना भारी पड़ सकता है, इसलिए समझना जरूरी है कि आखिर ब्लैक फंगस के लक्षण क्या हैं। नाक में सूजन, नाक में सूखापन, नाक का सुन्न होना, गालों पर सूजन, मुंह के अंदर फंगस का पैच, पलकों में सूजन जैसे लक्षण अगर दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जब नाक में समस्या चालू, नाक में सूखापन होता है, नाक बंद होती है, नाक सुन्न होती है, गाल में सूजन आती है, ये जो शुरुआती तालवे में खाने में दिक्कत आती है, उस समस्या में ध्यान दे तो आगे बढ़ने के चांस कम हो जाते हैं। और अगर इन लक्षणों की अनदेखी की जाए तो ये बीमारी कितनी भारी साबित हो सकती है, इसे भी समझ लीजिए। उनमें देरी में आंखों की रोशनी को, आंखों को पकड़ती है, अंधापन कर देती है, दिमाग को पहुंचती है, और दिमाग में पहुंचने के बाद बचाना बहुत मुश्किल होता है। आंख में पहुंचने के बाद आंख का पार्ट भी निकालना पड़ता है, रोशनी को ले लेती है, आंख की रोशनी को अंधापन कर देती है, जो परमानेंट होता है। तो वो बड़ी जटिल समस्या है, इसलिए शुरुआती अवस्था में इलाज हो तो ज़्यादा बेहतर है। मध्य प्रदेश में भी ब्लैक फंगस के खिलाफ अभियान को तेज कर दिया गया है। महामारी घोषित होने के बाद राज्य सरकार का दावा है कि हर मरीज का रिकॉर्ड रखा जाएगा। साथ ही राज्य में नेजल एंडोस्कोपी की मुहिम भी शुरू की जाएगी। ब्लैक फंगस को लेकर सरकार की क्या रणनीति? देखिए, सरकार ने आज हमने इसको महामारी घोषित किया है
और इसका इलाज सुनिश्चित हो सके, इसका आइडेंटिफिकेशन जल्दी से जल्द हो सके, जल्दी इलाज हो सके, इसकी सर्जरी हो सके, इसकी सब व्यवस्था हमने की है। और महामारी के बाद अब एक एक पेशेंट का रिकॉर्ड, उसके बारे में सब जानकारी हम इसकी पूरी इकट्ठा करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि लोगों को उचित इलाज समय पर मिल सके। हमने नेजल एंडोस्कोपी का एक मुहिम शुरू की है जिसमें हम इस बीमारी का अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं। सर, ये जो एम्फोटेरेसिन बी एक अहम इंजेक्शन माना जा रहा है, लेकिन उसको लेके हम हमीदिया अस्पताल गए, हमने कई जगह देखा कतारें लगी है, लोगों को नहीं मिल रहे। ये बात सही है कि एम्फोटेरेसिन बी की देश में बहुत कमी है और इसीलिए लगातार हम केंद्र सरकार से भी बात कर रहे हैं और हमने जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी है उससे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने बात की है और हम लगातार ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इसकी आपूर्ति मध्य प्रदेश में आ सके और इसका युक्तिकरण हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन में करें। सर, एक महंगा इंजेक्शन है, ज़्यादा तादाद में लगेगा, किसी गरीब को होती है तो कैसे कर पाएगा? देखिए, हमने सरकारी मेडिकल कॉलेज में हमारे इसके फ्री ऑफ कॉस्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही घोषणा की है कि इसका भी हम इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। उधर महाराष्ट्र में भी ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस रखी है। मुंबई के नायर हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस के मरीजों को लेकर डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई है जो सिर्फ ब्लैक फंगस के मरीजों का ही इलाज कर रही है। आइए समझते हैं कि आखिर ये टीम कैसे काम कर रही है। किस तरीके से जो है पूरा पेशेंट्स का ख्याल रखा जा रहा है, कितने मरीज जो हैं अभी हॉस्पिटल में हैं और कितना जो है वो दिक्कतें आ रही हैं? अभी फिलहाल हमारे हॉस्पिटल में करीबन 30 पेशेंट होंगे, कोविड नॉन कोविड सब मिला के, और उसमें से ज़्यादातर तो नॉन कोविड पेशेंट हैं। उसमें से थोड़े जो है वो कोविड के दरमियान भी उनको ये फंगस हो गया है नाक के अंदर, और जैसे ही पेशेंट आते हैं हम उनको देखते हैं, हम डायग्नोस करते हैं। कॉमन सिम्टम्स उनके क्या यूजुअली होते हैं कि कोई भी अनटूवर्ड नेजल सिम्टम, जैसे कोई पेशेंट को जैसे एलर्जी की तकलीफ है उनको तो हमेशा नाक के सिम्टम्स रहते हैं, पर जिस पेशेंट को पहले कभी ज़्यादा सर्दी नहीं हुई है, बोलते हैं जैसे मेरी नाक बंद है या नाक से ब्लीडिंग हो रही है, नाक से कुछ अजीब तरह का स्मेलिंग कर पानी आ रहा है, फेस पे नमनेस हो रही है, जैसे सुन हो जाता है फेस, वैसा आँख में लाली, आँख से पानी निकलना बेकारण एक साइड पे स्पेशली होता है। मेरी हाई ब्लड शुगर ये फंगस के ग्रोथ के लिए बहुत ही पोषक हो जाती है, तो स्टीरॉइड्स और ये अनकंट्रोल डायबिटीज से दो मेन है, और प्लस कोविड की वजह से उनकी जो प्रतिकार शक्ति जो हाफ हो जाती है, तो ये सब एकत्रित उसका परिणाम है कि इतना सर्ज जो हमें दिख रहा है म्यूकरमाइकोसिस के केसेस में। यानी कोरोना की ही तरह अगर ब्लैक फंगस को लेकर भी लापरवाही बरती जाती है तो ये कई लोगों के लिए जानलेवा बन सकती है। यही वजह है कि देश के तमाम राज्यों का स्वास्थ्य महकमा इस बीमारी से मुकाबला करने के लिए भी युद्ध स्तर पर कोशिशों में जुट चुका है। और अब बात मध्य प्रदेश के एक अफसर की हेकड़ी की। कोरोना काल के दौरान लगातार अफसरों की हेकड़ी की खबरें सामने आ रही हैं। पहले छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में एक लड़का कलेक्टर के गुस्से का शिकार हुआ और अब मध्य प्रदेश के शाजापुर में अपर कलेक्टर मंजुषा विक्रांत राय ने एक लड़के को थप्पड़ जड़ दिया। ये घटना 22 मई की है। लड़के को थप्पड़ मारने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में मंजुषा विक्रांत राय ने कोरोना कर्फ्यू के दौरान जूते की दुकान खोलने पर वहां मौजूद एक लड़के को थप्पड़ मारती वो नजर आई। तो ये तस्वीरें शाजापुर की, जहां देखिए एक लड़का जिससे बताया गया चप्पल की दुकान थी, उसको खोलने की वजह से वहां पहुंचे पुलिस का गुस्सा भड़का और उसके बाद जमकर थप्पड़ जड़ती हुई नजर आई। सरकारी अफसरों की हेकड़ी की दो तस्वीरें भी हम आपको दिखा दें। पहली तस्वीर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर की, जहां के डीएम ने एक लड़के को थप्पड़ मारा, उसका मोबाइल भी तोड़ दिया। हालांकि न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने डीएम को हटा दिया और लड़के को एक नया मोबाइल भी दिया। दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के शाजापुर की है, जहां एडीएम ने दुकान खुलने पर वहां मौजूद एक लड़के को थप्पड़ जड़ दिया। तो ये दो तस्वीरें जहां लॉकडाउन में सख्ती अब करने की कोशिश में कई पुलिस वाले अपना आपा खो देते हैं। एक जगह पर जरा सूरजपुर में देखिए, वहां डीएम पहुंचते हैं, बाकायदा पहले फोन मांगते हैं क्योंकि उनको शक होता है कि उनका वीडियो उस फोन से बनाया जा रहा है। उसके बाद फोन को वो जमीन पर पटक देते हैं और उसके बाद वो शख्स, वो युवक जो पर्ची दिखाने की कोशिश करता है, उसको थप्पड़ जड़ देते हैं। वहीं एडीएम जो है वो शाजापुर की, वो भी एक शख्स को थप्पड़ मारती नजर आती है।
मनोज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनोज, एडीएम को हम देख रहे हैं, वहां पर दुकान ना खुले जो लड़का जो दुकान खोलकर बैठा था उसको थप्पड़ मारती नजर आ रही है। कोई कार्रवाई हुई है क्या अभी तक? इस सवाल एडीएम पर अभी कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि सरकार की तरफ से लॉकडाउन की बात हुई, कोरोना कर्फ्यू की बात हुई, और फिलहाल शाजापुर मध्य प्रदेश के उन 5 जिलों में नहीं है जहां पर कोरोना कर्फ्यू में किसी तरह की ढील दी गई है। हालांकि इस तरह से कानून को ये समझाइश दी जा सकती थी, बंद करने के लिए कहा जा सकता था। इस तरह से थप्पड़ मारना तो जाहिर तौर पर कोई सही नहीं कहेगा, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि इसी तरह के मामलों में जब कहा जा रहा है कि दुकान बंद करिए, जब कहा जा रहा है कि आप शादी के कार्यक्रम मत करिए, जब कहा जा रहा है आप भीड़ मत करिए, आप मास्क पहनिए, आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, अगर इसका कोई पालन नहीं करेगा तो फिर इसमें जाहिर तौर पर सरकार के साथ साथ आम जनता की बड़ी मुसीबत है, आम जनता की दिक्कत है, क्योंकि इसी तरह से लगातार कोरोना फैला है। तो सरकार की तरफ से ये बात जी ठीक है, आप रहिए सरकार की तरफ से जिस तरीके से देखिए ये अब तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं एडीएम को लेकर। फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन जो पीड़ित है, जो लड़का जिसको थप्पड़ पड़ा, क्या उससे आपकी बात हुई हो? वो क्या दलील दे रहा था? क्योंकि लापरवाही तो उसकी भी है। कोरोना के वक्त पर आप दुकान खोलकर बैठे हैं, वो भी चप्पलों की, जूतों की, जो बहुत जरूरी सेवाओं में नहीं आता है। जो लोकल मीडिया से के लोगों से लड़के की बात हुई तो उससे जाहिर तौर पर लड़का इस बात को मान रहा है कि उसे दुकान नहीं खोलनी चाहिए थी, लेकिन उसे साथ में ये भी उसकी शिकायत है कि उसे ये बात कही जा सकती थी, उसे समझाया जा सकता था और बगैर थप्पड़ मारे भी वो उनकी बात मान सकता था। तो ये बात लड़के की तरफ से कही गई है, लेकिन इस बात में कोई शक फिलहाल कोरोना कर्फ्यू शाजापुर में लगा हुआ था और उस कोरोना कर्फ्यू में ये जूते चप्पल की दुकान खोलने की इजाज़त तो कतई नहीं थी, तो इसीलिए एडीएम की तरफ से हुआ, लेकिन थप्पड़ मारने की हर तरफ आलोचना हो रही है। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। दिनेश जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शाहजहांपुर के डीएम हैं इस वक्त। दिनेश जैन जी, तस्वीरें तो आपने भी देखी होंगी, वहां दुकान को बंद कराने के लिए वो जो लड़का जो दुकान खोलकर बैठा है, हालांकि वो गलत है, लेकिन उसको समझाने का तरीका जो एडीएम ने चुना, उसको आप कैसे देखते हैं और कार्रवाई कब तक होगी? नहीं, देखिए, लोगों को कोरोना कर्फ्यू का पालन सख्ती से कराने के निर्देश दिए हैं, लेकिन किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें, ये भी निर्देश दिए गए हैं कि किसी को मारपीट करने या किसी इस तरह की चीजें नहीं हो, उनको समझाइश देके और पालन कराया जाए, ये निर्देशित किया गया है। तो अभी घटना आई है, उसको जांच कराएंगे कि क्या है उसमें, है ना, ये क्यों हुआ है, इस तरह का जो कंप्लेंट है उससे जानकारी लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दिनेश जी, ये देखिए पूरा जो तस्वीर है, बाकायदा वीडियो सामने है, एडीएम थप्पड़ मारती हुई नजर आ रही हैं। किसी भी परिस्थिति में थप्पड़ मारना गलत है। आप कह रहे हैं जांच के बाद कार्रवाई होगी, कब तक ये कार्रवाई की उम्मीद लगाई जाए? नहीं, अब वो जो दुकानदार है, पहले उसका वर्जन लिया जाए, क्या हुआ आपस में, क्या बातचीत हुई है, क्योंकि कुछ बातचीत भी होते दिख रही है, क्या उसने बोला है जी। लेकिन जो दुकानदार है या जो शख्स पीड़ित है, उसने ये बात कही कि उसको समझाया भी जा सकता था, उसने गलत किया, उसने ये भी माना कि दुकान उसको लॉकडाउन में नहीं खोलना चाहिए, लेकिन उसको समझाया जा सकता था, वो दुकान नहीं खोलता दोबारा, लेकिन समझाने का जो तरीका उन्होंने चुना वो गलत था। हाँ, वो तो मैं मानता हूँ ना, गलत है। मारपीट करने की कहीं जरूरत नहीं है, आराम से लोगों को समझाइश दी जाए और पालन कराया जाए, यही निर्देश है सभी को। आपने अभी किसी से भी बातचीत की है कि किस तरीके की परिस्थिति है? क्योंकि आप कह रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि वो शख्स जो है वो कुछ बातचीत कर रहा था, उसने क्या बात कही वो भी जानना होगा जी। आपने बातचीत की या एडीएम से या अभी उस लड़के से? अभी बातचीत नहीं हुई है, बातचीत करेंगे तब पता चलेगा। लेकिन दिनेश जी, ऐसी कई घटनाएं सामने आ रही हैं जहां पर लोगों पर डंडे बरसाए जा रहे हैं, थप्पड़ बरसाए जा रहे हैं। जो पूरा अमला जो है ऑलरेडी बहुत समय से लगा हुआ है, लोगों को समझाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। इसी उसमें ऐसा कोई इंटेंशन नहीं दिखता है कि किसी को प्रताड़ित करने के लिए ऐसा किया गया हो, है ना, क्योंकि वैसे ही ऑलरेडी बहुत कम लोग जो हैं, राजस्व, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के लोग लगातार लगे हुए हैं, तो ऐसे में कई बार जो है ऑफिसर्स को गुस्सा आ जाता है। इसी में ये घटना हुई है, मुझे लगता है। ठीक है, अब जरा रहिए साथ, एक बार फिर से दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा दें। सरकारी अफसरों की हेकड़ी की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, किस तरीके से
वहां पर ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं सूरजपुर की, जहां पर डीएम ने एक लड़के को थप्पड़ जड़ा, उसका मोबाइल भी तोड़ दिया। हालांकि न्यूज 18 पर जब खबर दिखाई गई तो कार्रवाई हुई। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, वहां देखिए एडीएम पहुंचती हैं। एक शख्स जो अपने जूते चप्पल की दुकान को खोलकर लॉकडाउन के वक्त पर रखा, उसके बाद उन्होंने कार्रवाई की और थप्पड़ जड़ दिया। सुनील हमारे साथ, हमारे सहयोगी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुनील, अभी जिस तरीके से देखिए डीएम बात कर रहे थे कि अभी वो दोनों पक्षों को सुनेंगे और उसके बाद कार्रवाई करेंगे, लेकिन वहां पर जो स्थानीय लोग हैं वो क्या बता रहे हैं, क्या हुआ था दरअसल? देखिए, जिस तरीके से तमाम जगह जो है कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है, शाहजहाँपुर भी उसी में से एक जगह है। यहाँ पर प्रशासन ने जो है 31 मई तक टोटल कोरोना कर्फ्यू लागू है और तमाम व्यावसायिक गतिविधियां बंद है। ये 2 दिन पहले का पूरा मामला बताया जा रहा है। अपर कलेक्टर मंजूषा विक्रांत राय और प्रशासनिक टीमें लगातार फील्ड पर जो है उतरकर जो है कोरोना कर्फ्यू का पालन करवा रही है। किला रोड पर जब ये टीम पहुंची थी, इसी दौरान एक जूते की दुकान थी, वो ठीक है सुनील, आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इस बीच जरा 2 तस्वीरें हम आपको दिखा दें। सरकारी अफसरों की हेकड़ी की ये 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर की, जहां के डीएम ने एक लड़के को थप्पड़ मारा, उसका मोबाइल तोड़ दिया। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने डीएम को हटा दिया है और लड़के को एक नया मोबाइल भी दिया। दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के शाहजहाँपुर की है, जहां एटीएम ने दुकान खोलने पर वहां मौजूद एक लड़के को थप्पड़ जड़ दिया है। उधर यूपी के उन्नाव में पुलिस हिरासत में एक सब्जी बेचने वाले की मौत के मामले में अब एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें 2 पुलिस वाले उस सब्जी बेचने वाले आदमी के साथ मारपीट करते दिखाई दिए। बाद में वो दोनों उसे बाइक पर बैठाकर अपने साथ ले गए। ये वीडियो 21 मई का बताया जा रहा है। घर वालों का आरोप है कि पुलिस वालों ने थाने में उसके साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौत हुई। इस पूरे मामले में अब तक एक होमगार्ड को गिरफ्तार किया गया है और 3 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए हैं। मामले की जांच क्राइम ब्रांच को भी सौंपी गई है। कल ही एफआईआर पंजीकृत हुई थी और उसके आधार पे एक अभियुक्त को अभी तक गिरफ्तार किया गया है और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जो भी कर्मचारी थे उनको पूर्व में निलंबित किया जा चुका है। इसकी विवेचना क्राइम ब्रांच को दी गई है। वो सारे साइंटिफिक एविडेंसेस जो साक्ष्य है, उपलब्ध साक्ष्य है, उनके आधार पर निष्पक्ष रूप से जो है इस प्रकरण में विवेचना की जा रही है। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजीत, जो घटना सामने आई है, बाकायदा जो सीसीटीवी तस्वीरें हम देख रहे हैं, सब्जी और ये सब दुकानें तो खुलने की परमिशन है क्योंकि ये सब एसेंशियल सर्विसेज में आती हैं, लेकिन बावजूद इसके पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं, उसको बाइक में बैठाते हैं। और क्या ये इस बात की पुष्टि हो गई है कि जब थाने ले जाकर इसकी पिटाई हुई तभी उसकी मौत हुई? देखिए, बिल्कुल इस बात की पुष्टि हो गई कि थाने में पिटाई की वजह से उसकी मौत होगी, क्योंकि थाने से उसे अस्पताल ले जाएगा जहां पर उसकी मौत हुई थी। और इस बात को एसएसपी आनंद कुलकर्णी भी मानते हैं और इसी वजह से बाद में इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। जो आरोपी एक होमगार्ड था उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन अभी विजय चौधरी जो सिपाही था जिसने थप्पड़ मारा था उस सब्जी के दुकानदार को, और सीसीटीवी फुटेज इस बात के पर्याप्त सबूत दिखाते हैं कि उसको दुकान पर बुलाया गया, वो नहीं आ रहा था, फिर उसको पास में बुलाया और थप्पड़ मारकर गाड़ी पर बैठाकर और थाने लेके चले गए। परिवार के जो लोग हैं, उनकी जो बहनें हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, फांसी देनी चाहिए आरोपियों को। इस बात को लेकर पहले तो जब परिवार थाने गया तो उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी, लेकिन जब मामला बढ़ता दिखा तो एसएसपी आनंद कुलकर्णी के निर्देश पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया पीड़ित के परिजनों की तहरीर पर और एक की गिरफ्तारी की गई। अभी भी 2 आरोपी जो पुलिसकर्मी है वो फरार है। हालांकि एसएचओ को भी लाइन हाजिर कर दिया गया है। एसआईटी जांच के जो एसपी क्राइम है उनको जांच सौंपी गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि क्या आप अपना आपा खो देते हैं? सब्जी की दुकान एसेंशियल सर्विसेज में आती है, दवा एसेंशियल सर्विसेज में आता है, इन सबको खुले रहने की इजाजत सरकार की तरफ से है, लेकिन इसके बावजूद आप इस तरह से गुंडाई करते हैं, आप इस तरह से अपना जो आपा खो बैठते हैं और खुलेआम आप किसी की पिटाई करते हैं और बाद में उसकी मौत हो जाती है। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं इसकी मौत की जिम्मेदार ये वो पुलिसकर्मी है जो खुलेआम गुंडाई करते हैं और खाकी को बदनाम करते हैं, और उनके इस एक करतूत का जवाब सरकार को देना पड़ता है। विपक्ष सवाल खड़े करता है, तो कहीं न कहीं ऐसी हरकतें से बाज आना चाहिए यूपी की खाकी को। आए दिन कहीं न कहीं जरा ये बताइए कि 2 पुलिस वाले तो बाइक में जाते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं, कितने पुलिस वालों पर यह आरोप है कि उस शख्स के साथ मारपीट हुई है, यानी कितनों पर कार्रवाई होनी है?
देखिए बिल्कुल इसमें 3 लोगों पर आरोप है, एक होमगार्ड है और 2 सिपाही हैं जिनके खिलाफ ये हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें से एक की गिरफ्तारी हो गई और 2 अभी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई और साथ ही एसआईटी जांच के आदेश भी एसएसपी आनंद कुलकर्णी ने दिए हैं। लेकिन अभी उन दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। फिलहाल आप परिवार का सीधे तौर पर कहना है कि इनकी गिरफ्तारी हो, हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया चले और इन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनको फांसी की सजा दिलाई जाए। जो उसकी बहनें हैं उनका सीधे तौर पर आरोप है, क्योंकि जिस तरह से हरकत उन्नाव पुलिस ने की है वो निश्चित तौर पर शर्मनाक बात है और एक बार फिर यूपी की खाकी को सवालों में खड़ा करती है। अर्पिता, ठीक है अजीत, आप नजर बनाए रखिए। उधर तमिलनाडु के मदुरई में लॉकडाउन लगने की वजह से एक जोड़े ने हवाई जहाज के अंदर शादी कर ली, जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में इस जोड़े ने प्लेन के अंदर अपने 161 रिश्तेदारों के साथ शादी की रस्में निभाई, लेकिन इस दौरान कोरोना नियमों का जमकर उल्लंघन किया गया। ना तो दूल्हे ने और ना ही दुल्हन ने मास्क पहनना जरूरी समझा। यही नहीं, शादी में शामिल हुए रिश्तेदारों ने भी मास्क लगाने की जहमत नहीं उठाई। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए, राज्य में कोरोना की वजह से 24 मई से 31 मई तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया है।